अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। 2 दिन से मैं बहुत कोशिश कर रही थी सैटरडे संडे को कि मैं नॉवल अपलोड कर सकूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका। और आज भी यहाँ पे छुट्टी का दिन है, तो आज भी बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है कि नॉवल अपलोड करना है। सब इंतज़ार कर रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड का। तो आइए जी, अगर लेट हो जाए नॉवल अपलोड होने में तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, और पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो तब भी इग्नोर कर दीजिएगा। और नॉवल अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए जी, नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है रूह यारम, और इसको लिखा है अरीशा ने, और आज है इस नॉवल की चौथी एपिसोड। अगर मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मैं बाहर जाके नमाज अदा करूंगी। वो हल्का सा मिनमिनाई। नोट कर रहा हूँ कल रात से तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। ऐसा भी क्या हो गया रात में? वो शरारती अंदाज में अपनाए उसे नजरों के हिसार में लिए लेता हुआ पूछ रहा था। मैं बाहर जा रही हूँ। शर्माती हुई जाए नमाज उठाकर बाहर जाने लगी। अरे यार, मैंने क्या कहा? बस पूछ ही तो रहा हूँ, कैसा क्या हो गया रात में? अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम आराम से नमाज पढ़ो। वो मुस्कुराते हुए नजर पूरे कमरे में घुमाने लगा। वो काफी देर खड़ी उसे देखती रही, लेकिन वो इससे बिल्कुल बेनियाज जाहिर होने की कोशिश कर रहा था। रूह ने वही जान नमाज बिछाई और नियत बांधी। उसे मुकम्मल नमाज में मसरूफ देखकर एक बार फिर से उससे जान लुटाती नजरों से देखने लगा। उसे लगा था कि वो 5-7 मिनट में नमाज से फारिग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नमाज तो फौरन खत्म हो गई, लेकिन ये दुआ थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद वो दुआ मांगकर जयनमाज उठाने लगी। मैं तो मिल गया तुम्हें, अब क्या मांग रही थी? अल्लाह से उसने शरारत से पूछा। मांग नहीं रही, थैंक यू बोल रही थी। उन्होंने मेरी सुन ली तो थैंक यू तो बनता है ना। मुस्कुराकर उसे जवाब देती हुई इसके लिए नाश्ता बनाने बाहर निकल गई। वो नाश्ता बनाकर लाई तो यारम शावर ले चुका था। उसने नाश्ता टेबल पर लगाया, जबकि यारम शीशे के सामने खड़ा उसे देख रहा था। रूह का सारा ध्यान नाश्ते लगाने पर ही था। कल से आज वो उसे अपने दिल के ज्यादा करीब लग रही थी। इतनी सुबह नाश्ता कौन करता है? वो इससे पूछने लगा, जबकि वो खुद भी जानता था कि वो इससे छुपने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी। उसके मुंह में जो कुछ आया कहने लगी। हाँ यार, भूख तो बहुत लगी, लेकिन खाने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए। खींच कर उसे अपने करीब करते उसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोला। रूह की तो जैसे जान पर बन आई थी उसे रात के रूप में वापस आते देखकर, लेकिन मुझे खाने के लिए भूख लगी है। उसने अपना आप छुड़ाते हुए बोला, तो मुझे खा जाओ। तुम मुझे खा लो, मैं तुम्हें खा लेता हूँ, दोनों की भूख खत्म हो जाएगी। उसने एक बार फिर से उसे अपने करीब करते हुए उसको गिरफ्त में लिया और बाजुओं का घेरा तंग किया। मुझे ये डिश पसंद नहीं, मैं नहीं खाती। उसने फिर अपने आप छुड़ाना चाहा। ट्राई तो करो, बहुत टेस्टी है। ये कहते हुए उसके लबों पर झुका। वो पूरे इस्तेहकाक से अपने आप को सैराब करने लगा। फिर जब उसके लबों को आज़ाद किया तो उसके चेहरे पे अपनी संगत की रंग देखने लगा, जहाँ बिखरी हया सुर्खी से सुकून दे रही थी। कैसी लगी? अगर चाहो तो ये डिश तुम्हें रोज मिल सकती है, अगर ना भी चाहो तो भी ये डिश तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि ये डिश मेरी फेवरेट है। और उसके नर्म और नाजुक गुलाबी लबों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, लगता है आपने नाश्ता नहीं करना। वो अपनी शर्म हया छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। मैंने तो कर लिया नाश्ता, और यकीन करो इससे ज्यादा मजेदार आज तक नहीं किया। वो जो मायने अंदाज में बोला। और मैं ने इतनी मेहनत से बनाया है, वो इससे नजरें चुराते हुए बोली, जबकि हाथ कभी दुपट्टा घुमा रहा था तो कभी नाखून मुंह में जा रहे थे। वो इसकी हालत से महफूज हो रहा था। अच्छा यार, करते हैं नाश्ता, आओ बैठो। उसने उसका हाथ पकड़कर बैठाया और खुद सामने बैठ गया। वैसे तुमने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। नाश्ता करते हुए उसने फिर से उसे मुखातिब किया। कौन सी बात का जवाब? वो ना समझी से पूछने लगी। अरे वही, कल तक तो तुम्हारी ज़ुबान कैंची की तरह चल रही थी, एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ये बंद हो गई? वो शरारत से पूछ रहा था, जबकि नाश्ता करते हुए उसके हाथ कांपे। अच्छा अच्छा, सॉरी, सुकून से नाश्ता करो, मैं कुछ नहीं कहता। वो हंसते हुए बोला, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुझे नहीं करना आपके साथ नाश्ता। वो उठकर बाहर जाने लगी, जब यारम ने इसका हाथ थाम लिया। कल रात तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, तो अब क्यों जा रही हो? वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था। बाहर जा रही हूँ कि पाकिस्तान वापस नहीं जा रही, रूह ने बताना जरूरी समझा। पाकिस्तान वापस तो अब तुम कभी जा भी नहीं सकती, लेकिन मुझे छोड़कर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। तुम्हें मुझसे दूर जाने की यहाँ बाहर भी इजाजत नहीं। आराम से बैठो और नाश्ता करो। वो बिल्कुल सीरियस होकर बोल रहा था। रूह को इसके अंदाज 1 महीना पहले वाले
وہ تھپڑ یاد آئے تو پھر سے ایک بار اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اچھا نا میری جان، اب میں مذاق نہیں کرتا، لوگ کرو ناشتہ۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ برتن اٹھا کر کچن میں گئی تو واپس ہی نہ آئی، تو وہ خود ہی اسے ڈھونڈتا ہوا کچن میں آ پہنچا۔ یہ جو مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو نا، یہ بالکل بیکار ہے، تم چاہ کر بھی مجھ سے نہیں چھپ سکتی، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، تمہارا یارم تمہیں ہر جگہ سے ڈھونڈ نکالے گا۔ میں کیوں چھپنے لگی آپ سے؟ بھلا میں تو کام ختم کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ کل رات کے بعد وہ اس کے بے باک نظروں سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ اس کی نظریں اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی۔ اچھا، آج سے پہلے تو اتنا کام نہیں تھا یہاں پر، تم 2 گھنٹے سے یہاں گھسی، آخر کیا کر رہی ہو؟ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں صفائی کر رہی ہوں، اس نے پورے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں، جا کر تیار ہوں، آپ نے اپنے کام پر نہیں جانا؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نہیں، شادی کی پہلی صبح کون پاگل کام پہ جاتا ہے؟ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا، اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، آپ کو جانا چاہیے، بہت سارے کام ہیں، آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ میں تو یہی ہوں، وہ جلدی جلدی بولی تھی، کیونکہ اس سے پہلے یارم ایک دن بھی اس کے پاس گھر پہ نہ رکھا تھا، اور اس نے جب پوچھا کیا وہ بہت بیزی ہے اپنے کام میں، تو کہنے لگا کہ اس کے پاس بہت کام ہے، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں۔ ارے بھاڑ میں جائے کام، میں تو اپنی بیوی کے پاس رہوں گا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ چند دن بھی نہ گزار پاؤں تو اتنے کام کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ محبت سے اس کے گال چومتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تمہارے گال پہ سرخی تھوڑی کم ہو گئی تھی، میں نے سوچا لگا دوں، وہ مکمل شرارتی انداز میں بولا۔ چند دن؟ وہ اس کی حرکت کو اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں یار، ہنی مون پہ جانا ہے تمہیں، گھمانے پھرانے، میں تمہیں اپنی فیوریٹ جگہ لے کے جاؤں گا جہاں میں اکثر جاتا ہوں، بہت پرسکون جگہ ہے، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ وہ آپ سارا وقت میرے ساتھ ہوں گے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بیبی، ہنی مون پہ میاں بیوی دونوں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اور تمہیں تو ویسے بھی اب میں اس سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ روح اپنے دھیان میں یہ نوٹ ہی نہیں کر پائی کہ وہ کب اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا اور اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ جانتی ہے روح، میں نے کبھی اپنے لیے تمہارے جیسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، میں نے تو کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اگر کرتا بھی تو اپنی جیسی کسی لڑکی سے، لیکن دیکھو نا، مجھے ملا بھی تو کون؟ تم، معصوم سی پیاری سی گڑیا جیسی۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، پھر اللہ نے تم جیسی پری میرے نصیب میں کیسے لکھ دی؟ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ اس کی کندھے پر سر جھکائے رکھے، آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ اگر میں جانا چاہوں تو بھی کیا آپ مجھے جانے دیں گے؟ روح شرارت سے بولی، جبکہ کل سے اب تک وہ 1000 بار اسے کہہ چکا تھا کہ وہ کبھی اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ تم میری ہو اور میں اپنی کوئی بھی چیز خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، تم خود بھی چاہو تو بھی مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ یارم آج بہت خوش ہے نا؟ ہاں بہت، جواب مختصر تھا، مگر جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ آپ کی اس خوشی میں میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گے نا؟ تم جان مانگ لو، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ وہ تو ہے ہی میری، اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اترائی تھی۔ تو پھر کیا چاہیے؟ یارم نے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا۔ پلیز مجھے گھر فون کرنے دیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، مگر وہ اس کی سن کہاں رہا تھا؟ وہ تو اس کی گردن میں منہ چھپائے اسے محسوس کرنے میں مصروف تھا، یا شاید سن کر اگنور کر گیا تھا۔ آئی لو یو سو مچ، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا۔ یارم میری بات سنیں۔ وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا مدہوش ہونے لگا۔ فی الحال تم سنو، یہ دھڑکن کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا ہوا بولا۔ یہ دل تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ سننا چاہتا ہے، یہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اسے جواب دو، اس کی بات سنو۔ اسے اپنے بے حد قریب کیے وہ اس کی سانسیں اتھل پتھل کر چکا تھا، اسے باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا۔ میں چاہتا ہوں تم صرف میرے بارے میں سوچو، میرے بارے میں بات کرو، مجھے پیار کرو۔ مجھے آج تک ایسا شخص نہیں ملا جو مجھ سے محبت کرتا ہو۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگا۔ خاموش کیوں ہو؟ بولو، بولو نا، کرتی ہو نا مجھ سے پیار؟ وہ اسے ہلکا سا جھنجھوڑ کر بولا۔ ہاں کہتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا اظہار سن کر وہ سرشار ہو کر اس پر جھکا۔ آئی لو یو، اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے وہ اسے دنیا کی سوچوں سے دور لے گیا۔ اس کا فون 2 بار بج کر بند ہو چکا تھا، جبکہ وہ گہری پرسکون نیند سو رہا تھا۔ روح باہر صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ اسے پتا تھا کہ یارم کا فون بج رہا ہے، لیکن اس وقت وہ یارم کا بالکل سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ
कि कोई उससे इतनी मोहब्बत करेगा। यारम सिर्फ कहता नहीं था बल्कि सच में इससे बहुत मोहब्बत करता था। उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर वो एक ही रात में मगरूर हो गई थी। फोन 2 बार बज कर बंद हो गया। फोन भी यारम की गहरी नींद तोड़ने में नाकाम रहा था। अब बंदा फोन नहीं उठा रहा तो अगला बंदा खुद ही समझ जाए कि वो फोन नहीं उठा रहा। जरूर वो बिजी होगा या शायद इससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ढीठ बन के फोन करता ही रहेगा। न जाने कौन है ये, बाहर टीवी देखते मसरूफ अंदाज में बोली। बहुत देर तक इंतजार करती रही कि शायद यारम फोन उठा ले, लेकिन उसने आज कसम खा रखी थी। फिर मजबूर होकर कमरे में आ गई। यारम उठे, कब से आपका फोन बज रहा है? वो जो दरवाजे से बोलती हुई आई थी, अंदर यारम को देखा तो उसके हाथ में फोन था जो वो अपने हाथ में उल्टा सीधा घुमा रहा था। अरे आप जाग रहे हैं तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? बेचारा न जाने कब से फोन कर करके हलकान हुए जा रहा है। मैंने कल इन कमीनों को समझाया भी था कि आज के दिन मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब न किया जाए, लेकिन इन्हें देखो, मजाल है जो एक भी काम खुद से कर ले। वो फोन को गुस्से से घूरते हुए बोला, हो सकता है कोई बहुत जरूरी काम हो, आपको बात कर लेनी चाहिए। वो कहते हुए इसके बिल्कुल करीब आ गई थी। बिल्कुल भी नहीं, आज का सारा दिन मैं अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। अब बंदा सुकून से अपनी मैरिज लाइफ भी इंजॉय ना कर सके तो फायदा क्या है इन सब का? जो भी है खुद संभाल लेंगे। इतने नन्हे काके नहीं हैं, वो मेरी टीम के सभी लोग बहुत एक्टिव हैं। यारम ने कहते हुए रूह को अपनी तरफ खींचा और उसके साथ ही एक बार फिर से उसका फोन बजने लगा। रूह खिलखिला कर हंसी, लेकिन यारम जल्दी से फोन काटकर उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। बहुत हंसी नहीं आ रही तुम्हें? उसे एक बार फिर से अपने करीब करते हुए कहा। यारम उठा लीजिए ना फोन, कोई जरूरी काम होगा। रूह ने उसे इतने प्यार से कहा कि यारम का दिल चाह के फोन करने वाले की जान निकाल दे। जान, इस वक्त तुमसे जरूरी कुछ नहीं है। उसका हाथ अपने होठों के करीब ले जाते हुए फोन फिर से बजा और इस बार गुस्से से यारम का चेहरा सुर्ख होने लगा, जिसका अंदाजा रूह ने बासानी लगाया था। कौन मर गया है जो तुम लोग थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? यारम बोला नहीं बल्कि फनकारा था। अभी तक तो कोई नहीं मरा है। अगर तुम कुछ देर में अस्पताल ना पहुंचे तो लैला जरूर मर जाएगी। फोन से शारिफ की आवाज उभरी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो अभी भी गुस्से में था। रात लैला बहुत डिस्टर्ब थी तुम्हारी निकाह की वजह से। उसने अपने क्लब में ड्रग्स ओवरडोज लिया है, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में है। तुमने उसके साथ ठीक नहीं किया यारम, तुमने उसको ही मोहब्बत का ये सिला दिया। शारिफ ने दुख से कहा। मैं आ रहा हूँ। उसने बस इतना कह के फोन बंद कर दिया। मैंने कहा था ना कोई जरूरी काम होगा, वरना कोई इस तरह से आपको बार बार डिस्टर्ब क्यों करता? आप जाएं फ्रेश हो, तब तक मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। यारम ने हाँ में सर हिलाया और उठकर वॉशरूम चला गया। वो चेंज करके जाने लगा। आ जाओ, दरवाजा बंद कर लो अंदर से। उसने रूह को पुकारा तो रूह उसके साथ ही बाहर तक आई। जब यारम जाते जाते पलटा, एक किस मिल सकती है? वो जो कब से सीरियस शक्ल बनाए हुए था पलट कर बोला तो रूह अचानक से ही नर्वस होने लगी। नहीं, आप जाएं ना, आप नहीं, आप जाएं ना अपने काम पर। वो कंफ्यूज होकर बोली। तुमने मुझे इनकार किया और तुम चाहती हो मैं ऐसे ही चला जाऊं? वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था। शराफत है तुम खुद मुझे किस कर दो, क्योंकि अगर मैंने किया तो तुम्हें शरीफ नहीं लगेगा और हो सकता है मेरा अंदाज भी तुम्हें पसंद ना आए। अब बिल्कुल उसके करीब खड़ा था, जबकि रूह समझ नहीं पाई कि वो धमकी दे रहा है या फरमाइश कर रहा है। अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो मुंह बनाकर बोली, हाँ बेबी, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं मजीद बुरा होकर यहीं रुक जाऊं तो तुम मुझे। उसने अपने होठों की तरफ इशारा किया, जबकि वो बुत बनी नजरें जमीन पर गाड़े हुए थी। फाइन। वो एक कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, आप जाएं अपने काम पर। रूह उसकी नीयत देखकर फौरन बोली, ठीक है। फिर वो उसके करीब झुका। आंखें तो बंद करें, उसको घूरते पाकर बोली, डिम्पल नुमाया हुए, जो हुक्म मेरी जान। वो आंखें बंद करते हुए बोला और एक बार फिर से उसके करीब झुका। मरती क्या ना करती। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और फिर आहिस्ता से अपने कपकपाते हुए होठों को उसके माथे पर रखा। डिम्पल मजीद गहरे हुए। इससे ज्यादा तुमसे उम्मीद भी नहीं थी। खैर, थैंक यू सो मच। वो रूह की थोड़ी चुमता मुस्कुराता हुआ निकल गया। रूह ने सुकून का सांस लिया। वो सीधा हॉस्पिटल आया और धड़ल्ले से दरवाजा खोलता अस्पताल के इस कमरे में आया जहां लैला थी। शारिफ और खिदर पहले से ही यहाँ मौजूद थे। वो तेजी से लैला की तरफ आया जो बेड पर बैठी हुई थी। उसने लैला को गर्दन से पकड़ा और वहीं बेड पर लेटा दिया, जबकि शारिफ और खिदर तेजी से उसकी तरफ बढ़े, जिन्हें इशारे से रोकता हुआ बोला, अगर एक भी कदम आगे की तरफ बढ़ाया तो तुम दोनों के पैर काट के दुबई की सड़कों पर भीख मंगवाऊंगा। और तुम्हें बहुत शौक है मरने का? किधर मेरा रिवॉल्वर दो, मैं एक ही बार इसकी जान निकालता हूँ। कहा था तुम्हें कि ये सारे ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सख्ती से उसकी गर्दन पर हाथ जमाए हुए फंकार रहा था।
डेविल वो मर जाएगी, शारस चिल्लाया था। मेरी सांस बंद हो रहा है, प्लीज। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश की। हाँ, तुम मरना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी मौत आसान कर रहा हूँ, प्लीज छोड़ो मुझे। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन गर्दन पर दबाव होने की वजह से नहीं बोल पाई। बेकार में ड्रग्स लेने की क्या जरूरत थी, लैला मेरे पास आ जाती, मैं खुद गोली मार देता। उसने झटके से लैला को छोड़ा तो वो दूर जाकर से बेड से जमीन पर गिरी। लैला, मेरे साथ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इसके बाद तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और प्लीज, अगर तुम्हें खुदकुशी करने का बहुत शौक है तो मेरे पास आओ। तुम्हें पता है मुझे इस तरह से मौत देने में बहुत मजा आता है। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया डेविल, मैं तुम्हारी बीवी को सब बता दूंगी। जब उसे पता चलेगा ना कि तुम एक डाउन हो, एक कातिल हो, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी ना। न जाने लैला में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो बोल उठी। वो इसके पास जमीन पर आ बैठा और झटके से उसे बालों से पकड़कर सीधा किया। मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, तुम्हें वो मौत दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिली होगी। तड़प तड़प कर मरोगी। क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा गोली मार दोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को जरूर बताऊंगी। अगर मुझे सुकून नहीं, मुझे करार नहीं, तो तुम्हें क्यों लेने दूं। वो आंखों में आंसू लिए बोली। जानती हो लैला, जिंदा इंसान को जमीन के अंदर कैसा महसूस होता है। नहीं ना, मैं बताता हूँ। फर्ज करो मैं तुम्हें एक ताबूत में बंद करके जंगल में जमीन के अंदर दफना रहा हूँ। वहां तुम्हें सांस नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सांसें रुकने लगेंगी। तुम ताबूत के अंदर हो, मैं तुम पर मिट्टी फेंक रहा हूँ। तुम अंदर से चिल्ला रही हो, प्लीज मुझे बचाओ, खोलो, मुझे निकालो, मुझे यहाँ से। मेरी सांस रुक रही है। तुम्हें जमीन के अंदर दफन करके मैं जा चुका हूँ। वो बिल्कुल इसके करीब बैठा बता रहा था। वो बहुत गौर से सुन रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ कुछ भी ऐसा होगा। वो यहाँ जंगली कुत्ते किसी के जिस्म की खुशबू सूंघकर तुम्हारी कब्र के ऊपर घूमने लगेंगे। इतने में वहां के शेर भी इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान कर पहुंचेंगे। वो कुत्तों को मारने लगेंगे। अगर तुम्हें कुत्ते खाएंगे तो शेर अपनी भूख कैसे मिटाएंगे। डेविल, ये तुम क्या कह रहे हो, प्लीज चुप हो जाओ। कब्र के अंदर आती खौफनाक तुम्हें मजीद खौफजदा कर देंगी। लैला ने अपनी दोनों हाथ कानों पर रखने चाहिए लेकिन इससे पहले ही यारम ने इसके हाथ थाम लिए। वो इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान के घुराने लगेंगे। पूरा जंगल जंगली खौफनाक जानवरों की आवाजों से गूंजने लगेगा। कब्र के अंदर तुम्हारी सांसें रुक रही होगी। तुम खुद भी अपनी सांसों की आवाज नहीं सुनना चाहोगी। कहीं वो जंगली जानवर तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हें जमीन से निकाल कर चीर फाड़ ना दे। फिर जमीन के अंदर की मखलूक, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू तुम्हारे जिस्म पर रेंगेंगे। प्लीज बस कर दो डेविल, लैला ने रोते हुए कहा। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि ताबूत के अंदर वो कहाँ से तुम्हारे जिस्म पर पहुंचे। बस बस प्लीज मुझे कुछ मत बताओ। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं बताऊंगी। अपने ऊपर रेंगते जानवरों को महसूस करके वो चिल्लाई थी। अगले ही लम्हे यारम ने इसका मुंह अपने हाथ में दबोचा। अगर तुमने रूह को मुझसे दूर करने के बारे में सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारी मौत को इस तरह से सोचूंगा कि तुम्हारे इन सपोर्टर्स की आने वाली 1000 नस्लें कांप उठेंगी। उसने सामने खड़े खिजर और शारिफ की तरफ इशारा किया। मुझे ब्लैकमेल करना इतना भी आसान नहीं है लैला। उसने एक झटके से लैला को पीछे की तरफ छोड़ा। इस सीने में दिल सिर्फ रूह के लिए धड़कता है, बाकी दुनिया के लिए मैं वही डेविल हूँ जिसके हाथ आज तक नहीं कांपे। जबकि बाहर बेंच पे बैठी मासूमा बुरी तरह से कांप रही थी। डेविल, मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता लैला ने ये सारा ड्रामा क्यों किया। मुझे तो बस इसके अस्पताल आने के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया। मैं इन सब का साथ नहीं दे रहा था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो अस्पताल के कमरे से बाहर निकला तो हिजर भी इसके पीछे आया क्योंकि वो अपनी मौत वैसी नहीं चाहता था जैसे इसने लैला को इसकी मौत बताई थी। क्या आप लैला को वाकई वैसे मारने वाले हो, मासूमा ने पूछा। वो इससे ज्यादा बात नहीं करती थी, इससे दूर दूर ही रहती थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ इसके बाद तो इसे मजीद डर लगने लगा था। लेकिन खिजर ने अस्पताल के कमरे से बाहर निकलकर उसे साथ आने का इशारा किया तो वो साथ चलती पूछने लगी। तुम्हारे बाबा को ऐसे ही मारा गया था, इन्हें भी जिंदा जमीन में दफन कर दिया गया था। मैं नहीं जानता जिंदा इंसान जमीन के अंदर कैसा महसूस करता है, लम्हा लम्हा सांस रुकते हुए कैसा महसूस होता है। इस दिन मुझे गोली लगी थी और हम जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में थे जब बाहर से जानवरों की ऐसी ही खतरनाक आवाजें आ रही थी। इन लोगों ने पहले तुम्हारे बाबा को जमीन के अंदर दफन करके इन्हें मारा और फिर बाद में जंगली जानवरों ने इनकी लाश को जमीन के अंदर से निकाल कर सदीक इसके लिए अजीज था। वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। मुझे यकीन है कि तुम बहुत मजबूत हो लड़की,
वो इसके सर पर हाथ रखता बाहर निकल गया, जबकि अपनी बाप की बेबस मौत पर वो आंसू बहाती वहीं बेंच पर बैठ गई। डेवल, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था आज, लेकिन फिर अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो प्लीज वसीम और राशिद का भी हल निकाल दो। वो लोग इस वीडियो को डिलीट करने पर राजी नहीं है। इन्होंने तो ये भी कह दिया है कि वो किसी डेवल से नहीं डरते, तो चलो फिर उन्हें डराते हैं। मैं रूह के साथ एक पुरसकून वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी सारे काम खत्म कर देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैं रूह को अपने साथ कहीं बाहर लेके जाना चाहता हूँ, 2 टिकट्स का इंतजाम कर दो, लेकिन रूह के असल नाम पे मैं तब तक अपने सारे काम निपटा डालूं। तुम्हारे पास बस इतना ही वक्त है पासपोर्ट बनवाने के लिए। ठीक है, मैं कर दूंगा। डेवल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बहुत अलग है। क्या रूह इस जिंदगी से कंप्रोमाइज कर पाएगी? मेरा मतलब है, तुम इस लड़की के लिए जरूरत से ज्यादा पॉजेसिव होते जा रहे हो। मुझे लगता है ये वक्ती एहसास है, लेकिन तुमने इससे शादी कर ली, लेकिन जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा, मेरा मतलब है कौन बताएगा उसे? यारम ने इसकी बात काटी। डेवल, ये छुपी हुई बात तो नहीं है, बहुत लोग जानते हैं। अगर लैला नहीं तो कोई और से ही। मैंने कहा ना, जो भी मुझसे मेरी रूह को अलग करने की कोशिश करेगा, मैं उसकी रूह निकाल दूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है। मुझे वसीम और राशिद से मिलना है। वो खिजर से मजीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था। वो खिजर के साथ वसीम और राशिद के ठिकाने पर आया था। शारिफ आना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। शारिफ का कहना था कि लैला के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लैला को अपनी भाभी मान चुका था। लेकिन इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो डेवल के सामने भी ऐसा कहता, इसलिए शराफत इनके साथ आ गया। देखो, मैं तुम दोनों को पहले भी बता रहा हूँ, अगर कत्ल करने का इरादा है तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं इन गुनाहगार आंखों से कत्ल नहीं देख सकता। वो ये नहीं कह सकता था कि ऐसे ही डेवल के मारने के अंदाज से डर लगता है, लेकिन डेवल की घुरी ने उसे अंदर आने पर मजबूर कर दिया। बाहर इनके आदमी अपने अपने काम में मसरूफ थे। वो सीधे इनके ऑफिस में और सामने की कुर्सियों पर बैठे। अगर तुम लोग फिर से इस वीडियो के लिए आए हो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो वीडियो डिलीट नहीं होगा। जिस तरह से तुमने वासिक मलिक को मारा है, इतना कमजोर हमें मत समझना। वसीम बैठते हुए बोला, अरे हमने तो वीडियो का जिक्र भी नहीं किया। बैठो, हम आराम से बात करते हैं, खिजर ने कहा। वैसे अगर तुम हमें नाइट सिटी वाला एरिया दे दो तो हो सकता है वो वीडियो डिलीट करने के बारे में हम सोचें। उसने नाइट सिटी एरिया का नाम लिया जो डेवल के कब्जे में था। मुझे मंजूर है, वो वीडियो डिलीट करो, डेवल ने कहा। वसीम ने फातिहाना नजरों से राशिद की तरफ देखा। पहले इन पेपर पर साइन करो। वो सारी तैयारी किए बैठे थे। डबल पेपर उठाकर देखने लगा। शारिफ, वसीम, राशिद का ऑफिस देखो कितना अच्छा है। हिजर ने शारिफ को मुखातिब किया, जबकि वो सोच रहा था ये फजूल में क्यों बोल रहा है। इससे कई गुना ज्यादा हमारा ऑफिस अच्छा है, क्योंकि वह साउंड प्रूफ है। शारिफ ने जितलाना जरूरी समझा। इनका ऑफिस शारिफ ने खुद डिजाइन करवाया था, और इस मामले में वो बिल्कुल औरतों जैसा था। वो अपनी चीज को नंबर 1 समझता था। हमारा ऑफिस भी साउंड प्रूफ है, राशिद ने एक स्टाइल में कहा। थैंक यू, बस इतना ही जानना था। इसके साथ ही फुर्ती से टांग घुमाते शारिफ ने एक किक से राशिद को जमीन पर गिराया, जबकि दूसरे को खिजर संभाल चुका था। डेवल, ये धोखा है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। राशिद चलाया था। छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, क्या तुम लोग वीडियो डिलीट करना चाहोगे? और अगर तुम्हारा जवाब अब भी नहीं है तो इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ अपना काम करूंगा। डबल इनके सामने बैठता हुआ बोला, नहीं, वो वीडियो हरगिज डिलीट नहीं होगा। वसीम चलाया। फाइन, अब मैं नहीं पूछूंगा, तुम वो डिलीट कर भी दो तो भी नहीं। डेवल ने अपनी जेब से एक ब्लेड का पैकेट निकाला, जिसे देख शारिफ का मुंह बन गया। यार नहीं, हम वो एसिड क्यों लाए हैं? शारिफ ने कहा। किस तरह से मरना पसंद करोगे वसीम? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। डेवल ने इसके सामने दोनों चीजों की तरफ इशारा किया। तुम्हें क्या लगता है मैं इनसे डर जाऊंगा? मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो वीडियो तो डिलीट कैसे करवाओगे? वसीम हंसा था। इसकी हंसी ने जलती पर तेल का काम किया। डेवल ने इसका जबड़ा पकड़ा और तेजाब की शीशी उसके मुंह में अंडेल दी। मुझे सीरियस मौजू पे हंसने वाले लोग जहर लगते हैं। वो इतनी जोर से धड़ा के साथ खड़ा राशिद कपकपाने लगा, जबकि वसीम के चेहरे पर छाले फूटने लगे। इसकी सारी नसें गल चुकी थी। शारिफ से मजीद बर्दाश्त न हुआ, उसे अब काइयां आना शुरू हुई। वो राशिद को वहीं फेंकता वहां से बाहर की तरफ भागा। हाँ राशिद, तुम्हारे पास भी 2 ऑप्शन है, तुम किस तरह से मरना चाहोगे? उसने वही 2 चीजें अब उसके सामने रखी। राशिद ने बेबसी से खिजर की तरफ देखा, जो कह रहा था कि तेजाब से मरो, क्योंकि ब्लेड से बहुत ज्यादा दर्द होगा। उसने राशिद का जबड़ा पकड़ा जब उसका खून बजने लगा।
फोन पर जगमगाता नाम देखकर उसके गाल पर डिंपल नुमाया हुए सारा गुस्सा झाग की तरह बैठा था। उसने इशारे से खिजर को राशिद का मुंह बंद करने को कहा और खुद गहरा सांस लेकर फोन अटेंड किया। हाँ जान, बहुत मिस कर रही हो मुझे? लहजे में दुनिया जहाँ की मोहब्बत समो कर बोला। मिस नहीं कर रही, बस पूछ रही थी क्या बनाऊं, रूह शर्माते हुए बोली। कुछ मत बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, हम साथ में बाहर लंच करेंगे। तब तक तुम तैयार हो जाओ, अगले 15 मिनट में मैं तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है? जल्दी आइएगा। ओके जान, मैं बस अभी पहुंचा। फोन बंद करके जेब में रखते ही गाल पे डिंपल गायब हो चुके थे। एहसान मानो मेरी बीवी का, जिसने तुम्हें जीने के लिए 2 पल और दे दिए। अब बताओ किस तरह से मरना पसंद करोगे? डेवल, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। वो रोते हुए उसके पैरों में गिरा। खिजर, मैं इस तरह के केसेस में ब्लेड इस्तेमाल करता हूँ। वो बख्शने के मूड में ना था। नहीं डेवल, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ डिलीट करवा दूंगा। वो रोते हुए बोल रहा था। तुम्हें उस शख्स का वास्ता है जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, तुम्हें तुम्हारे अपनों का वास्ता। खुदा के लिए मेरे बच्चे हैं, वो यतीम हो जाएंगे, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। खिजर, इससे डिटेल लेकर सब कुछ डिलीट करवा दो। बस इतना कह के वो बाहर निकल गया, जबकि खिजर परेशान हो चुका था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई मौत के मुंह से बच गया हो। डेवल की अदालत में ये लोग अक्सर मौत के घाट उतरते थे। वो कब से बाहर खड़ा हॉर्न बजा रहा था और रूह को फोन पर पहले ही अपने आने की खबर दे चुका था, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं हुई थी और यारम को इंतजार करने की आदत ना थी। वो तेजी से भागती हुई बिल्डिंग से नीचे आई और आकर उसके साथ गाड़ी में बैठी। रूह, ये क्या तरीका है? मैं कब से तुम्हारा यहाँ खड़े इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो के आराम से तैयार हो रही हो। मैं तैयार हो रही थी, अब तैयार होने में वक्त तो लग ही जाता है। रूह ने मुंह बनाकर उसकी डांट सुनी। बिल्कुल भी नहीं रूह, तुम्हें वक्त की कदर नहीं है, तुम्हें वक्त की कदर करनी चाहिए। तुम्हें पता है थोड़ी देर में कितने काम निपटा सकता था, और तुम इतने वक्त से ऊपर क्या कर रही थी? मैं तुम्हें वहां से फोन करके बता चुका था कि मैं घर आ रहा हूँ, और तुम कौन से वो फैशनेबल लड़कियों की तरह मेकअप करती हो? फिर तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? यार, हम एक एक सेकंड का हिसाब मांग रहा था। आप देखा नहीं, लेकिन मैंने मेकअप किया है, रूह मुंह बनाकर बोली। हाँ बिल्कुल, मुझे नजर आ रहा है, तुम्हारी आंखों में काजल है, लबों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है, लेकिन मोहतरमा, इसे मेकअप कोई नहीं कहता। क्या मतलब? क्यों नहीं कहता? मैंने इतनी मेहनत से लगाया है। अब मैं मारिया आपी की तरह प्रोफेशनल तो नहीं हूं ना। आपको पता है मेरी आपी इतना अच्छा मेकअप करती हैं, उन्होंने पूरा कोर्स किया है, पूरा बंदा बदल देती हैं। रूह ने खुशी से चहकते हुए बताया। आज से ज्यादा से कभी मारिया के इस कोर्स की खुशी ना हुई थी। और प्लीज यार, मैं तुम्हारी मारिया नामा नहीं सुनना चाहता हूँ। तुमने मुझे इतना इंतजार करवाया, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। यार, हम सीरियस अंदाज में बोला। सजा? आप मुझे सजा देंगे? रूह को सदमा हुआ। और नहीं तो सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, ताकि आइंदा तुम ये गलती बिल्कुल ना करो। यारम ने झुककर उसके लबों पर अपने होंठ रखे। रूह का चेहरा पल में सुर्खी छलकने लगा। हम गाड़ी में हैं, रूह ने याद दिलाना जरूरी समझा। हाँ, इसीलिए इतनी कम सजा दी है, अगर घर में होते तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इन्होंने मुंह बनाकर कहा, जबकि नजरें मिलाना और मुश्किल हो चुका था। हाँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और घर वापस आने के बाद मुझसे अच्छा होने की उम्मीद भी मत करना। उसने तहे दिल से उसका लगाया इल्जाम कबूल किया। वो इसे पहले शॉपिंग मॉल लेके आया और इसके लिए इसकी जिस्मानियत के हिसाब से कपड़े लेने लगा। अरे मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं और कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों बेकार में अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं? रूह को बेकार में इतना कुछ खरीदना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बेबी, तुम पे खर्च करने थे, मेरे पैसे बर्बाद नहीं होते, तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। इसके गाल पर चुटकी काटते हुए कहा। फिर शॉपिंग में मसरूफ हो गया, उसने सब कुछ अपनी पसंद का लिया। इस बैग का मैं क्या करूँगी, मैं नहीं उठाती ये पर्स वगैरह। मत उठाओ, लेकिन पास होना चाहिए। इसे औरतों की शॉपिंग का ज्यादा तजर्बा ना था। उसके हाथ में जो आ रहा था वो खरीदे जा रहा था। मैं इसे कहीं रख के भूल जाऊंगी। रूह ने अपना मजाक उड़ाया। ये भी अच्छी बात है। तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपने गार्ड रख लो। तुम जहाँ जाओगी मैं उसे उठाकर पीछे पीछे आऊंगा। यारम, आपको क्या हो गया? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। यारम की इस तरह की बातें रूह को कंफ्यूज कर रही थी। दीवाना हो गया हूँ तुम्हारा, तुम्हारा साया बन के रहना चाहता हूँ। उफ, ये शख्स इजहार के मामले में कितना अमीर था। बात बात पर अपने दिल की बात उससे कहता था। रूह, अगर तुमने नाखन खाने ना छोड़े तो मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। यारम इससे जब भी कोई जो मनी बात करता वो अपने नाखन खाना शुरू कर देती, जबकि यारम को उसकी आदत से चिढ़ होने लगी थी। मैं नहीं खाती, ये तो खुद ही मुंह में आ जाते हैं, वो मासूमियत से बोली। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे नाखनों की तो टांगे हैं जो अपने आप चल के तुम्हारे मुंह तक आ जाती हैं। आपके बाद आज के बाद तुम्हारे हाथ तुम्हारे मुंह में देखना, तुम्हारे हाथ काट दूंगा। धमकी देता इसका हाथ पकड़कर आगे चल दिया। अब मेरे हाथ काट देंगे? रूह आंखें टिपटिपाती पूछने लगी। यारम ने घूर कर देखा। मतलब अगर आप मेरे हाथ काट देंगे तो मैं खाऊंगी कैसे, काम कैसे करूंगी, खाना कैसे बनाऊंगी? मैं हूं ना, अपनी बेबी के सारे काम अपने हाथ से करूंगा। अगर आपको मजीद एतराज ना हो तो हम लंच कर लें।
यारम फिर से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चलने लगा। हाँ चलिए, वैसे भी आपकी जारहाना बातें सुन सुनकर मेरा पेट के चूहे भी खुदकुशी कर लेंगे, और अगर मैं सच में ऐसा जारहाना निकला तो। यारम ने एकदम सीरियस हुआ। तो मैं भाग जाऊंगी, रूह हंस कर बोली। भाग कर दिखाना, जान ना निकाल दी तो कहना। हाथ की गिरफ्त सख्त हो चुकी थी, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस उसके साथ चलती रही। शायद यारम को ये बात पसंद नहीं थी कि वो वहां से दूर जाने की बात करे। दोनों ने होटल में लंच किया। यारम ने इसकी पसंदीदा डिश मंगवाई। वो आराम से खाना खा रहा था, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, उसे मुकम्मल नजरअंदाज कर चुका था। यारम आपसे नाराज हैं? यारम आप मुझसे नाराज हैं? रू जो कब से नोट कर रही थी कि वो इससे बात नहीं कर रहा, पूछने लगी। हाँ, वो मुख्तसर सा जवाब देकर खाना खाने में मसरूफ हो गया। सॉरी यारम, मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगी, आप प्लीज मुझसे नाराज ना हो। रूह ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। ठीक है, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ, यारम ने अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए कहा। रूह ने एक नज़र पूरे होटल में डाली जो लोगों से भरा हुआ था। यारम यहाँ सबके सामने वो आंखें निकाल कर उसे देखने लगी। क्यों, बीवी हो मेरी, सबके सामने खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? अब घर चले, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी, रूह ने हार मानते हुए कहा। यहाँ क्यों नहीं, अगर मुझे राजी करना चाहती हो तो यही सबके सामने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। यारम प्लीज ऐसे मत करें, रूह ने मिन्नत करते हुए कहा। ठीक है, तुम मुझे नाराज ही रहने दो। यारम ने नाराजगी से चेहरा फेरा, जबकि डिम्पल साफ शरारत की गवाही दे रहे थे। लेकिन रूह को होश ही कहाँ था डिम्पल का। वो तो बस उसकी नाराजगी का सोचकर परेशान हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आखिर उसने हार मान ली और अपने हाथ से नवाला बनाकर उसकी तरफ किया। जो यारम ने मुस्कुराते हुए खाया, लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसे मजीद शरारत सूझने लगी। बेबी क्या कर रही हो यार, लोग देख रहे हैं, वो शरारत से बोला। रूह ने घूर कर उसकी तरफ देखा, वो उसी की बात मान रही थी और अभी मजीद नखरे दिखा रहा था। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, रू ने मुंह बनाकर कहा तो यारम का कहका बुलंद हुआ। रू के सामने पहली बार यारम इतना खुलकर हंसा था। मगर तुम बहुत अच्छी हो, इसमें प्यार से इसका गाल छुआ। आपके डिम्पल्स भी बिल्कुल प्यारे नहीं हैं और आप मुस्कुराते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, रू ने मजीद मुंह बनाकर कहा। ओए, मेरे बारे में जो बोलना है बोल लो, लेकिन मेरे डिम्पल्स के बारे में कुछ मत बोलना, मेरी बीवी मरती है इन पर। यारम ने आंख दबाते हुए कहा। आपकी बीवी भी बुरी है, आप भी बुरे हैं, आपके डिम्पल्स भी बुरे हैं और आप हंसते हुए अच्छे नहीं लगते। रू को जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा आ गया था, लेकिन इस तरह से गुस्सा निकालती हो यारम को बहुत क्यूट लग रही थी। वो इसकी मासूम बातें सुनकर हंस रहा था, जबकि दूर कोई था जो उनकी इस हंसती खेलती जिंदगी को देखकर खुश नहीं था। आने वाला वक्त इनके लिए बहुत कुछ चला रहा था, जिसके लिए यारम तैयार था, लेकिन रूह नहीं। शारिफ अभी अभी ऑफिस में आया था, देखा तो लैला बैठ के रो रही थी। उसे हंसी भी आ रही थी और वो लैला के लिए परेशान भी था, लेकिन लैला की हालत देखकर उसे पता नहीं क्यों मजा आ रहा था। ठीक है, लैला डेवल से प्यार करती थी, बल्कि करती है, लेकिन डेवल ने तो इसे कभी नहीं कहा था कि वो इसके लिए ऐसे जज्बात रखे। ये उसकी खुद साख्ता मोहब्बत थी। लैला क्यों रो रो कर हलकान हुए जा रही हो? बस कर दो, अपने आगे पीछे देखो, यहाँ बहुत लोग हैं मोहब्बत के काबिल। तुम तो एक ही इंसान से दिल लगाकर रोने बैठ गई हो। मुझे देखो, मैं तो हर इस इंसान से मोहब्बत करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझे एक बार ठुकरा दे मैंने दोबारा उसकी तरफ कभी मुड़ कर देखता भी नहीं। शारिफ ने अपनी मिसाल दी। अक्सर लड़कियां उसे अपने पास बुलाती थी और वो खुशी खुशी सबके पास जाता था, और जो लड़की उसकी तरफ से मुंह फेर लेती वो उसकी तरफ देखता तक नहीं था। 25 साल का ये लड़का ना सिर्फ बहुत खूबसूरत था, बल्कि बहुत शौक तबीयत रखता था। लेकिन ये बात लैला के लिए कोई अहमियत ना रखती थी, क्योंकि वो शारिफ की तरह वक्ती मोहब्बत नहीं करती थी। वो डेवल को दिल जान से चाहती थी, लेकिन डेवल ने उसकी जगह किसी और को दे दी। उसका दिल चाहता था कि वो रूह को जाकर सब कुछ बता दे, लेकिन जिस तरह से डेवल ने उसकी मौत का नक्शा खींचा था, वो ये सोच कर भी कांप जाती। अच्छा यार, रोना धोना बंद करो, मैं बहुत दिनों से बोर हो रहा हूँ, मुझे कोई चैलेंज दो। वो इसे बातों में लगाने लगा। शारिफ अगर अक्सर जब बोर होता तो लैला और खिदर उसे ऐसे चैलेंज देते हैं जिन्हें हर हाल में करते हुए वो अपनी बोरियत दूर करता था। तुम्हें चैलेंज पूरा करना है ना, मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। तुम्हें डेवल के फ्लैट में जाना होगा, और वो भी डेवल को बताए बगैर, वो भी अकेले। उसके घर जाकर उसकी बीवी को बताओगे कि लैला यानी कि मैं उसकी बीवी से कहीं दर्जे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? डेवल मेरी जान निकाल देगा। शारिफ अच्छा खासा बुखला गया। क्यों, तुम्हें चैलेंज चाहिए था? मैंने तुम्हें चैलेंज दे दिया। अब तुम डेवल को बताए बगैर उसके घर में जाओगी, और उसके बाद जब मैं उसे बताऊंगी कि तुम उसके घर में हो, तो वो तुम्हारी बोरियत बहुत अच्छे तरीके से दूर करेगा। लैला जो कब से उसकी बातें सुन रही थी, अपनी टेंशन
अपनी टेंशन बुलाकर उसे चैलेंज देने लगी। शारिफ का हमेशा से एक रिकॉर्ड था और वो जो भी चैलेंज लेता उसे पूरा करता, चाहे किसी भी कीमत पर। और अब तो लैला को उसने खुद कहकर ये चैलेंज लिया था, इससे तो अब इस चैलेंज को किसी भी हाल में पूरा करना था। वो अपना सारा काम निपटा कर अपने रूम में रेस्ट करने आई थी। यारम ने इसके लिए नौकर का इंतजाम करने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसके आने से पहले भी यारम सारे काम खुद करता था। ऐसे ऐसे नहीं तो वैसे भी काम करे, उसे तो वैसे भी काम करने की आदत थी। अगर ये सारे काम करने के लिए भी कोई नौकर आता तो इसके लिए करने को कुछ भी नहीं बचता। और घर में काम ही कितना था, सारा काम निपटा कर वैसे भी वो कितनी ही देर फारिग बैठी रहती। अभी वो सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आई थी, जब दरवाजा बजा। टाइम देखा तो दोपहर का 1 बज रहा था। यारम का तो अभी भी फोन आया था, वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो फिर कौन हो सकता है दरवाजे पर। यारम ने इस तरह से किसी के लिए भी दरवाजा खोलने से मना कर रखा था। जरूर दरवाजे के करीब आकर पूछने लगी कौन है, तो बाहर से शारिफ बोला, अरे शारिफ भाई। रूह खुश दिली से उसे खुश आमदीद करने लगी। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ लड़की, वो कहता हूँ। अंदर आकर बैठा। जी कहें, क्या कहने आया। किधर तो उसे बिल्कुल अपनी किसी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था, लेकिन ये शारिफ काफी नक चिढ़ाता। वो इससे सीधे मुंह बात नहीं करता था और आज इससे मिलने चला आया। हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि लैला तुमसे अच्छी और तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने जल्दी जल्दी चैलेंज खत्म करके यहाँ से निकलना था। ये तो मुझे भी पता है कि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, अच्छे का तो नहीं कह सकती, मैं उनके पास ज्यादा देर तो नहीं रही, लेकिन आप कह रही हैं तो मान लेती हूँ। रोज ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो लड़की, ये सारी मीठी मीठी बातें ना तुम सिर्फ भाई के सामने किया करो, मेरे सामने नहीं। आज फिर उसे अचानक ही याद आ गया कि डेविल उसके भाई जाता है, या फिर शायद उसे बताना चाहता था कि डेविल की जिंदगी में इसकी बहुत अहमियत है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। खाना खाया आपने? रू पूछने लगी। नहीं, अभी नहीं खाया खा पाया, अभी जाके खाऊंगा। हाँ, चाय ले आओ तुम। इसे कहाँ डेविल इनके घर में कभी खाने पीने का कुछ नसीब हुआ था जो उम्मीद रखता। हाँ, लेकिन जब से ये लड़की आई थी इसके हाथ का मजे मजे का खाना दूसरे तीसरे दिन नसीब हो जाता। लेकिन फिर नखरा दिखाना भी जरूरी था, आखिर लैला का दोस्त था और उसे लैला का ही देवर बनना था। और उसका दिल भी तो कहता था कि लैला इससे अच्छी और इससे ज्यादा खूबसूरत है। ये बात अलग थी कि वो ये बात बताने के लिए कभी यहाँ ना आता। रूह मुस्कुराते हुए इसके लिए खाना लेकर आई। आप आराम से खाना खाएं, फिर मैं आपको चाय बना के दूंगी। खाली पेट चाय नहीं पीते। शारिक को इस वक्त बहुत भूख लगी थी, इसलिए सारे नखरे एक तरफ रखकर खाना खाने लगा। अब जारम को पता लगने से पहले इसे कुछ ना कुछ खाने को तो नसीब हो ही चुका था, वरना क्या पता यारम सजा के तौर पर इसे कैद खाने में ही डाल देता। शारिफ में बचपना था और छोटा होने की वजह से अक्सर गलतियां कर जाता था, जिसकी सजा के तौर पर डेविल उसे कैद खाने में डालता और वहां उसे पतली दाल और रोटी के साथ खाना खाने को मिलता। और सामने रखी चिकन कढ़ाई इसे पतली दाल रोटी से तो अच्छी ही थी, लेकिन बल्कि बहुत मजे की भी थी। तो मेरी शक्ल देखना बंद करो, जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। इसने ऑर्डर दिया था, जैसे सामने रू नहीं बल्कि कोई वेटरेस खड़ी हो। तेरे यारम के आज तक दी गई सजा का बदला वो रू से ले रहा था। ये बात अलग थी कि अगर यारम के इस बारे में पता चल जाता तो इसे उल्टा लटकाने में 1 सेकंड न लगा था। अच्छी लैला है, खूबसूरत लैला है, और चाय लेकर मैं आऊं। रू जो कब से इसके नखरे बर्दाश्त कर रही थी उसके सामने आकर बैठ गई। वो तो चाय की उम्मीद लिए बैठा था, अचानक उसे घूरने लगा। तुम भी अच्छी हो तो चाय दे ही सकती हो, शारिफ ने मासूमियत से कहा। वो चाय का आशिक था और चाय के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था। मैं भी अच्छी हूँ या मैं ही अच्छी हूँ? वो दोनों हाथ सीने पे बांधे उससे पूछ रही थी। चाय के साथ पकौड़े भी मिलेंगे? इसने जांचती नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ जरूर मिलेंगे, तुम लैला से ज्यादा खूबसूरत और उससे ज्यादा अच्छी भी हो। शारिफ किसी रोबोट की तरह बोला। रूह को की तो हंसी निकल गई। और अगर तुम मुझे चैलेंज करोगी तो ये बात लैला के मुंह पर जाकर कहूंगा। मैं आपको ऐसा चैलेंज क्यों दूंगी? रू ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्योंकि सब मुझे चैलेंज देते हैं जिसे मैं पूरा करता हूँ। हमें जिंदगी में ना हर किस्म के चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्यों कोई भी हमें कोई भी टास्क दे सकता है। डेविल कहता है हमें हर किस्म की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जिंदगी है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो भी मुझे चैलेंज करता है ना, उसका चैलेंज हर कीमत पर पूरा करता हूँ। तो ये बात है, फिर तो मैं भी आपको एक चैलेंज दूंगी। ठीक है, इसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। मैं अच्छा हूँ या खिजर? शारिफ को आज पहली बार ये लड़की इतनी बुरी ना लगी थी। शायद आज से पहले वो इसे लैला की नजरों से देखता था। आपसे तो कभी तफसीली बात ही नहीं हुई। हाँ, खिदर भाई बहुत अच्छे हैं, उसने दिल से तारीफ की। मतलब खिदर मुझसे ज्यादा अच्छा है? शारिफ ने मुंह बनाकर कहा। पानी पूरी खाती हो तुम? शारिफ अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल हुए लोगों को अक्सर अपने पैसों से पानी पूरी खिलाता था। क्या पानी पूरी यहाँ दुबई में
क्या पानी पूरी यहाँ दुबई में? रू तो खुशी से बेहोश होने वाली थी, जबकि पानी पूरी का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया था। हाँ, मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं सब कुछ करूंगी जो आप कहेंगे, रू ने खुशी से चहकते हुए कहा। लड़की, पहले बात तो सुन लो। शरीफ ने उसे हवाओं में उड़ने से पहले ही खींचकर जमीन पर ला पटका। तुम्हें अपने प्यारे लाडले भाई खिजर के लिए बिल्डिंग के छत पर चढ़कर चिल्ला चिल्लाकर 5,000 बार कहना होगा कि शारिफ खिजर से बेहतर है। खिजर एक नंबर का लोफर है, शारिफ का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। शारिफ ने छुपा छुपा कर कहा, इसके बदले में तुम एक नहीं बल्कि 5.5 प्लेट पानी पूरी लाकर खिलाऊंगा, और अगर आराम से कहो तो एक प्लेट मिलेगी क्या? रू ने मासूमियत से पूछा। हाँ प्यारी बहना, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें खिदर के कान में कहना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाजा बजा दोबारा, इतने जारहाना अंदाज से बजा कि दोनों अपनी जगह उठकर खड़े हो गए। ओह शिट, डबल आ गया, शारिफ ने डरते हुए कहा। आपको कैसे यकीन है कि वो होंगे? रू ने पूछा। मुझे पता है वही होगा। देखो, तुम मुझे बचा लेना, तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, प्लीज मुझे अपने शोर के हाथों से बचा लेना। उन्होंने जरूर आपको किसी और काम के लिए भेजा होगा, और आप यहाँ आ गए, यही बात है ना? रू ने पूछा और दरवाजे की तरफ जाने लगी। कौन है? मैं हूँ रू, दरवाजा खोलो, बाहर से यारम बोला। इसने पलट कर देखा। मैं अच्छी या लैला? अंदाज में शरारत साफ झलक रही थी। अरे तुम अच्छी हो मेरी माँ, खुदा के लिए मुझे बचा लेना। शारिस ने मिन्नत की। रू ने हंसते हुए दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजा खुलते ही यारम रू को इग्नोर करता हुआ शारिस की तरफ बढ़ा और उसे गर्दन से पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे ही यहाँ आने की? मैंने मना किया था ना तुम लोगों को कि यहाँ कोई नहीं आएगा। वो गुस्से से फंकारा था। यारम, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें इन्हें। रू तो पहले इसके जारहाना अंदाज पे घबराई और फिर आगे बढ़कर शारिफ को छुड़ाने लगी। शारिफ, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। क्यों आए थे तुम यहाँ? ये लैला मुझे बता चुकी है। तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगा जिसे तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा जब रू ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो मुझसे मिलने आए थे। क्या मेरा भाई मुझे इस घर में मिलने नहीं आ सकता? बोलते हुए रू की आवाज काफी ऊंची हो गई। खबरदार, जो आपने मेरे भाई को कुछ भी कहा। वो इन दोनों के बीच में ढाल बन के खड़ी थी। भाई, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। आपके अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? शारिफ को फिर से इमोशनल दौरा पड़ा था। मैं तो भाभी के हाथ का खाना खाने आया था, और वो अब बहन से भाभी हो गई थी, और अभी मुझे चाय बना के देने वाली थी कि आप आ गए। वो मासूमियत से बोला। बहुत भूख लगी थी तुम्हें? खाना तो तुम्हें मैं खिलाऊंगा। वो एक नजर रूह को देखकर उसे घूरते हुए बोला। घूरना बंद करे, मेरा भाई प्लस देवर को। और खबरदार, जिन्हें डांटा। भाई आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये यारम की मोहब्बत ही थी जो इसे इतना बोलने की इजाजत दे रही थी। यारम की मोहब्बत ने उसे चंद दिनों में ही बहुत कॉन्फिडेंस दिया था। शारिफ ने ज्यादा तलब नजरों से यारम की तरफ देखा। वो सच झटका टाई डली कुत्ता वहीं सोफे पर बैठ गया। भाई, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। मुझे नहीं पता लैला ने आपसे क्या कहा, लेकिन उसने मुझे यहाँ आने का चैलेंज किया था कि मैं रूह भाभी को यहाँ आकर ये कहूँ कि लैला इनसे ज़्यादा खूबसूरत है। फिर रूह भाभी मेरे लिए खाना लेकर आई, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं रूह भाभी को कभी नहीं बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं चाय भी पिए बगैर यहाँ से चला भी जाऊंगा। वो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। खाना ठूस चुके हो तो चाय भी पी के ही जाना। आखिरकार साले हो मेरे। यारम को आज शारिफ की मासूमियत ने नहीं बल्कि रूह के दबंग बोलकर अपने भाई की सपोर्ट ने शक कर दिया था। शहर को यहाँ से भेजने के बाद वो अपने कमरे में चला आया और उसका अब ऑफिस जाने का कोई इरादा ना था। लैला ने उसे ये बताया था कि शारिफ रूह को सब कुछ बताने के लिए गया है। उसे शारिफ पर बहुत भरोसा था, लेकिन फिर भी रूह के मामले में वो किसी पर यकीन नहीं कर पाता था। जब से रूह उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी, एक अजीब से डर से घिरे हुए था। कहीं वो इससे दूर ना हो जाए, कहीं वो इससे नफरत ना करने लगे, कहीं वो इसे छोड़कर ना चली जाए। मुझे खुद ही रूह को जल्द से जल्द सब कुछ बताना होगा, लेकिन क्या इसके बाद वो मुझे कबूल करेगी? वो एक हाथ से खिड़की पर टिकाए खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था जब किसी ने पीछे से उससे अपनी बाहों में लिया। रूह का हाथ उसके सीने पर था और वो उसकी बैक पर। आप मुझसे नाराज हैं क्या? वो धीमी आवाज में मिनमिनाई। मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा? यारम ने उसका हाथ थाम कर चूमा। वो शारिफ भाई की वजह से आपसे इस तरह से बात की, वो मासूमियत से बोली। यारम ने पलटकर उसका सर अपने सीने पर रखा। तुम ऐसे ही मुझसे बिना डरे बिना घबराए बात किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने शारिफ को और काम के लिए भेजा था, लेकिन वो यहाँ आया और मेरा काम वहीं का वहीं पड़ा रहा। यारम ने बात बताई। कर देंगे ना काम, आपको पता है शारिफ भाई मुझे पानी पूरी खिलाएंगे, रूह ने खुश होते हुए बताया। क्या बात है, मतलब कि तुम शारिफ की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो चुकी हो। यार अच्छी बात है। आज सारा दिन क्या क्या किया?
इस वक्त वो सिर्फ अपनी और रूह के बारे में बात करना चाहता था, इसलिए इससे रोज़ की रूटीन पूछने लगा। फिर रूह भी इसे अपने सारे दिन की दास्तान सुनाने लगी। रूह, आजकल बहुत लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, उल्टी सीधी बातें मेरे खिलाफ फैला रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें याद है वो इंस्पेक्टर जो तुम्हें लेकर आया था उस दिन मेरे ऑफिस में? यारम ने उसे याद दिलवाया। हाँ मुझे याद है, रूह ने कहा। रूह, वो आदमी मेरे पीछे पड़ा है, मुझे फंसाना चाहता है, मेरे खिलाफ झूठे सबूत बना रहा है, वो तुम्हें भी मेरे खिलाफ कर सकता है। मुझे यकीन है कि तुम उसकी किसी बात का भरोसा नहीं करोगी, लेकिन फिर भी लगा कि मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। यारम पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहा था कि सारिम उसके बहुत आस-पास रहने लगा था। 2 दिन पहले जब रेस्टोरेंट में वो दोनों लंच कर रहे थे, तो वो कुछ फासले पर अपनी कैप से चेहरा छुपाए हुए इस पर नज़र रखे हुए था। उसे यकीन था कि यारम की गैर मौजूदगी में वो ज़रूर रूह को सब कुछ बता देगा, इसलिए उसने खुद ही रूह को ट्रैप करने के बारे में सोचा। मुझे आप पर पूरा यकीन है, कोई भी मुझे आपके बारे में कुछ कहेगा तो तुम तुमने यकीन कर लूँगी क्या? तो मैं यकीन कर लूँगी क्या? आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। वो इसे परेशान ना होने का कहकर खुद परेशान हो चुकी थी। वैसे अगले हफ़्ते हम हनीमून पर जा रहे हैं, यारम ने उसे आँख मारते हुए मुस्कुरा कर कहा, जबकि रूह उसकी इस बेबाकी पर सुर्ख़ हो चुकी थी। यारम, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो मुँह बनाकर बोली। यारम ने इसका ध्यान हटाना चाहा जिसमें वो कामयाब हो चुका था। यारम, मुझे शारिफ भाई से बात करनी है, आप मुझे उनका नंबर मिला कर दें। उसने अपना फ़ोन यारम के हवाले करते हुए कहा। क्या बात करनी है मेरे फ़ोन से कर लो। वो उसे बताना नहीं चाहता था कि उसके फ़ोन में इसके अलावा सब नंबर ब्लॉक हैं। मुझे इन्हें चैलेंज देना है, रूह ने सोचते हुए कहा। रूह, ये कोई वक़्त है चैलेंज देने का? तुम सुबह इससे बात करना। यारम ने फ़ोन वापस रखते हुए कहा। नहीं ना, आप मुझे अभी फ़ोन मिला कर दें, अभी मैं इनसे बात करूँगी। उसने ज़िद्दी अंदाज़ में कहा तो यारम शारिफ को फ़ोन करने लगा। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था आखिर वो इसकी हर बात को क्यों मानता है। उसने फ़ोन मिलाकर फ़ोन उसके हवाले कर दिया। हाँ डेविल बोलो, शारिस ने कहा। अरे मैं हूँ रूह, मैंने आपके लिए चैलेंज सोच लिया है। रूह ने कहा तो यारन भी दिलचस्पी से देखने लगा। बोलो प्यारी बहना, कौन सा चैलेंज है? शारिफ ने भी एक्साइटेड होकर पूछने लगा। आपको पता है हमारे घर के रास्ते में एक होटल आता है। प्यारी बहना, तुम्हारे घर के रास्ते में एक नहीं बल्कि बहुत से होटल आते हैं। कौन से होटल की बात कर रही हो तुम? 1 मिनट में पूछ कर बताते हैं। यारम, हम उस रात कहाँ गए थे खाना खाने के लिए? वो उसे इंतज़ार करने का बोलकर यारम से पूछने लगी। अल अल्ताहता अल्फनद, जब मेरे से ये नाम नहीं पढ़ा जा रहा भाई, बहुत मुश्किल है। यारन ने मुख्तसर होटल का नाम बताया। आपको भी अभी इस वक्त वहाँ जाना होगा, लेकिन इससे पहले ना आपको आपके रूम में जितने भी बंदे हैं ना, मतलब खिजर भाई और बाकी सब, इन सब के कंबल चोरी करने होंगे। चोरी? लड़की, तुम मुझसे चोरी करवा रही हो, वो भी खजाने नहीं बल्कि कंबल। वो अच्छा खासा बदमज़हब हुआ, मगर इस तरफ यारम के डिंपल नुमाया होने लगे। वो जानता था वो क्या करने वाली है। चैलेंज कबूल कर रहे हैं या नहीं? वो इसे चैलेंज की टोपी पहनाकर न जाने क्या करवाने वाली थी। ठीक है प्यारी बहना, अगर ये चैलेंज है तो मैं इसे कबूल करता हूँ। शारिफ ने ये कहकर फ़ोन बंद किया। इस फ्लैट में बहुत सारे लड़के रहते थे जो तकरीबन सब ही इनके साथ काम करते थे। शारिफ चोरी से बारी-बारी सबके बिस्तर के करीब गया और बड़ी सफाई से सबके ऊपर से कंबल निकालने लगा। हीटर चलने की वजह से किसी ने महसूस भी ना किया। 8 कंबल उसके कब्जे में आ चुके थे। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी में डाले और होटल के रास्ते चल दिया। फिर वहाँ पहुँचकर यारम के फ़ोन पर रूह को फ़ोन किया। वो तो कब से इंतज़ार में बैठी थी। फ़ौरन फ़ोन उठाया। अब क्या करूं प्यारी बहना, होटल के अंदर चला जाऊं मैं? नहीं, होटल के सामने बाहर आपको जगह नजर आ रही है जो खाली है, वहां अंधेरा है, इस पर एक बोर्ड लगा है, शायद बल्ब वगैरह का इश्तेहार है। रूह ने पूरा नक्शा खींचते हुए बताया। हाँ बिल्कुल है, लाइट का एड है। शारिफ ने जगह पहचान ली थी। ऊपर बोर्ड पर नहीं, वहां नीचे देखें। रूह ने कहा। नीचे क्या है? शारिफ ने पूछा। दूरी और अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो फोन बंद कर चुकी थी। शारिफ ने फ़ोन जेब में डाला और आगे बढ़ गया, लेकिन सामने का मंज़र देखकर वो परेशान हो गया। उसे यकीन नहीं था कि रूह उसे ऐसा चैलेंज देगी। वो फ़ौरन गाड़ी के पास आया और वहाँ से कंबल निकालने लगा। जल्दी से वो कंबल निकाले और दौड़ कर इस बोर्ड के नीचे आया। यहाँ छोटे-छोटे यतीम बेसहारा बच्चे ज़मीन पर सर्दी से काँप रहे थे। उसने जल्दी से बच्चों के ऊपर कंबल डालना शुरू किया और एक बच्चा जाग रहा था। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? शारिफ ने पूछा। सर्दी भी और वो भूख भी, बच्चे ने रोते हुए कहा। शायद उसे पहली दफा कोई हमदर्द मिला था। शारिफ से मजीद बोला न गया। वो फौरन उठकर उस पार होटल में गया और वहां से इन सब बच्चों के लिए खाना लिया और फिर जल्दी से वापस आकर इन्हें खाना खिलाने लगा। उसकी आंख से एक आंसू छलका, शायद हमदर्दी का। वो रूह का शुक्रगुजार था। आज उसकी वजह से पहली बार को नेकी की थी। वो ना उसे तो हमेशा से ऐसे चैलेंजेस मिले थे जिन्हें
पूरा करने के बाद उसे या तो बहुत बुरा महसूस होता या खुद पर गुस्सा आता, लेकिन आज वो दिल से खुश था। उसने रू को फ़ोन किया, रू ने फ़ोन उठा लिया। थैंक यू मुझे वर्ल्ड की बेस्ट बहन देने के लिए। बस इतना कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो हँसते हुए यारम को देखने लगी। तुम मुझे भी तो कह सकती थी इस काम के लिए, यारम ने कहा। हाँ, लेकिन आप ये काम मेरे लिए करते, शारिफ भाई ने ये अपने लिए किया है। वो हँसते हुए बोली तो यारम ने उसे अपने करीब करना चाहा। अभी मेरा आखिरी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। वो फौरन उसके करीब से उठकर बाहर जाने लगी। एक ये लड़की और दूसरे इसके ड्रामे। वो उठा और उसके पीछे आकर सोफे पर बैठा, जबकि रूह पूरी तरह ड्रामे में डूबी हुई थी। वो कभी टीवी स्क्रीन की तरफ देखता तो कभी अपनी प्यारी बीवी के एक्सप्रेशन, जो सिर्फ ड्रामा देखती नहीं बल्कि फील करती थी। यारम आपके फ़ोन का पासवर्ड क्या है? उसके सीने पर सर रखे उसके फ़ोन को हाथों में लिए पूछ रही थी। यारम आंखें मूंदे उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। गेस करो। यारम ने आंखें मूंदे हुए कहा। डेविल होगा, रूह उसे देखते हुए बोली और लिखने लगी। ये तो गलत है, रूह ने मुंह बनाकर कहा। इस इंसान का नाम है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। यार हमें इसकी मदद करनी चाहिए। रूह ने पहले सोचा सोचा भी शर्माते हुए अपना नाम लिखने लगी। अरे इसका पासवर्ड तो मेरा नाम है, रूह ने शर्माते हुए कहा। क्या बात कर रही हो, मुझे तो पता ही नहीं था। यारम ने हैरान होते हुए कहा तो रूह हंसने लगी। आप बहुत अच्छे हैं, वो खुशी से चहकते हुए बोली। वो इससे इतना प्यार करता था कि अपना पासवर्ड भी इसके नाम पे रखा था। ऐसे मत कहो, आप तुम फिर से शर्माओगी, मुझे तुम पर फिर से प्यार आएगा और फिर तुम्हें मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगूंगा। यारम शरारत से कहता हुआ इस पर झुका। इससे पहले कि वो इसकी बात का मतलब समझकर वो भागती पकड़ेगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।